प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तिका आरोह भाग 1 से मियाँ नसीरुद्दीन पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के रचयिता आधुनिक हिंदी की कहानी साहित्यकार कृष्ण सोपदी जी हैं। कृष्ण सोपदी जी आधुनिक हिंदी गद्य साहित्यकारों में चर्चित हस्ताक्षर रही हैं और उन्होंने प्रस्तुत जो शब्द चित्र है मियाँ नसीरुद्दीन, उनके शब्द चित्र संग्रह हम हसमत से संकलित है। मियाँ नसीरुद्दीन एक अत्यंत सजीव एवं मनोरंजक शब्द चित्र है। शब्द चित्र में लेखिका ने पुरानी पीढ़ी और एक नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के चरित्र की खूबियों को बड़ी कुशलता और रोचकता के साथ उभारा है। तो शब्द चित्र में क्या होता है कि जो विशिष्ट पात्र होते हैं, कोई कैरेक्टर जब होता है तो उसकी विशेषताओं को, उसके चरित्र को हम शब्द रूप देते हैं, तो वही शब्द चित्र होता है। उसकी विशेषताओं को हम अपने शब्दों में जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं, वही शब्द चित्र होता है। तो आइए हम पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व कृष्ण सोपदी के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कृष्ण सोपदी जन्म सन 1925, गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में है। मृत्यु 25 जनवरी 2019 को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके उपन्यास हैं, नोवेल। डार से बिछड़ी मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। हम हसमत शब्दों के आलोक में शब्द चित्र और संस्मरण है। तो जो आज हम पाठ पढ़ेंगे वो हम हसमत शब्द चित्र से ही लिया गया है। हिंदी के साहित्य क्षेत्र में इनको साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं। और हिंदी कथा साहित्य में कृष्ण सोपदी की एक विशिष्ट पहचान है। तो इसमें हम आज के पाठ का प्रारंभ, जो विषय वस्तु है, उसको भी पढ़ लेते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो वाकई में मियाँ नसीरुद्दीन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और वास्तव में अगर हम कोई भी कौशल प्राप्त करते हैं या हमें करना है, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे कौशल सीखने होते हैं और तब जाकर के हम किसी कला में कुशल होते हैं। तो यही बात इस पाठ से हमें समझाई गई है। तो चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं। कृष्ण सोपदी जी बता रही हैं, कह रही हैं पाठकों से कि साहबों माने दोस्तों, पाठकों के लिए कह रहे हैं कि उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। तो कृष्ण सोपदी जी मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में बता रहे हैं कि मियाँ नसीरुद्दीन जब वे दिल्ली के मटिया महल एक मोहल्ले की ओर से जब गुजर रही थी, तो वहाँ पर उनकी भेंट मियाँ नसीरुद्दीन से हुई। क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजनीति हो या साहित्य हो
यह कला का क्षेत्र है, उसमें अनेक प्रकार के प्रतिभावान लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे प्रतिभावान लोग ऐसे इतने बड़े शहर में अपनी कला का प्रदर्शन करके वहाँ धूम मचा रहे हैं। तो उन्हीं के बीच में नान भाइयों के मसीहा, नान भाई माने रोटी बनाने वाले को नान भाई कहा जाता है। तो नान भाई के जो प्रतिभावान थे, वो अनुभवी जो व्यक्ति थे नसरुद्दीन, उनसे मेरी भेंट हुई। तो यदि मैं मटिया महल की ओर से उस दिन नहीं गुजरती तो वास्तव में ये संयोग मुझे नहीं मिल पाता कि मैं नसरुद्दीन के पास पहुंचती, और ना ही मुझे नसरुद्दीन से मेरी भेंट हो पाती, न उनकी कला का आनंद मैं ले पाती। कैसे उठाते लुत्फ़ उनकी मसीही अंदाज का। तो जो उनकी कला थी रोटियां बनाने की, विभिन्न तरीके की रोटी बनाने की जो उनकी कला थी, उसके बारे में मुझे कैसे पता चलता। तो आगे वो बता रही हैं कि हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े मटिया महल के गड्ढे मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठक सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान भाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए। तो कृष्णा सोबती जी आगे बता रही हैं कहानी में कि एक दिन जब वो जामा मस्जिद के मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर जा रही थी, तो अचानक से एक बिल्कुल साधारण और मामूली सी और अंधेरी दुकान की ओर से उन्हें पटापट पटपट की आवाज़ सुनाई दी, और उस आवाज़ को सुनते ही वे वहाँ पर रुकी। तो पहले तो कृष्णा सोबती जी ये सोच रही थी कि शायद कहीं सेवइयाँ बनाई जा रही होंगी, लेकिन जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि यह जो दुकान है वो मियाँ नसरुद्दीन की है, और एक बहुत बड़े ख़ानदानी और मशहूर नान भाई हैं, और इनको 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती हैं। तब कृष्णा सोबती जी आगे बता रही हैं कि हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। तो कृष्णा सोबती जी को उत्सुकता हुई ये जानने की भाई आखिर ऐसे मशहूर नान भाई जो 56 प्रकार की रोटी बना लेती हैं कैसे। तो उनकी उत्सुकता थी उनको मिलने की, उनकी इस कला को जानने की। तो जब वो बता रहे हैं कि जब मैंने अंदर झांक करके देखा तो मियाँ चारपाई पर बैठ करके बीड़ी पी रहे थे, और जब उन्होंने उनको देखा तो उनके चेहरे का, उनका शरीर का उन्होंने शब्द चित्र बताया कि ऐसा लग रहा था कि मानो कि उनका चेहरा मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनुभवी जिसे कहते हैं, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था। आँखों में काइयाँ, भोलापन, और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, ये हाव भाव वो दिखाई दे रहे थे कि आँखों में उनकी काइयाँ माने चतुराई, भोलापन भी, और माथे पर, पेशानी का मतलब होता है माथे पर मंजे हुए, मंजे हुए का मतलब होता है सिद्ध हस्त, अपनी कला में कुशल, ऐसे कारीगर की मुद्रा में वो दिखाई दे रहे थे। तो ये उनके बाह्य व्यक्तित्व का चित्रण शब्द चित्र प्रस्तुत कर रही हैं लेखिका। आगे बता रहे हैं तो लेखिका बता रही हैं कि हम गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई फरमाई है। तो पहले तो मियाँ नसरुद्दीन ने ये सोचा कि ये कोई ग्राहक हैं, तो उन्होंने लेखिका को कहा कि भाई बताइए। तो पहले तो लेखिका को झिझक सी हुई कि मियाँ नसरुद्दीन से अगर हम कुछ पूछ लेते हैं या कुछ सवाल पूछने होंगे तो वो ग्राहक समझ करके कहीं उसका जवाब देते हैं कि नहीं, ये झिझक रहे थे। लेकिन फिर भी लेखिका ने हिम्मत करके और नसरुद्दीन से पूछने का प्रयास किया।
वो पूछती हैं कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। तो मियाँ नसरुद्दीन को जब सवाल पूछने के लिए लेखिका ने कहा तो मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। तो पंचहजारी अंदाज का मतलब होता है कि 5,000 सैनिकों का जो सेनापति होता है उसी अंदाज में, है ना। तो वक्त निकालने के लिए कह दिया और फिर पूछा कि भाई क्या पूछना है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, या तो खोजियों की खुरापात है। तो कृष्ण सोबती के पूछने पर फिर मियाँ नसरुद्दीन ने उन्हें घूर करके देखा, जैसे कि कोई शक की निगाहें जो होती हैं उसमें, और फिर पूछा कि भाई कहीं आप पत्रकार तो नहीं हो, अखबार नवीस का मतलब पत्रकार तो नहीं हो। क्योंकि ये तो जो खोजियाँ होते हैं, पत्रकार होते हैं, उन्हीं की शरारतें होती हैं ऐसी कि कहीं भी चले जाते हैं और किसी से भी कुछ भी पूछना शुरू कर देते हैं। फिर आगे कहते हैं कि हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। तो मियाँ नसरुद्दीन बता रहे हैं कि अखबार जो पत्रकार होते हैं, अखबार नवीस जो होते हैं, उनको हम निठल्ला मानते हैं, यानी कि उनका कुछ काम धाम तो होता नहीं है और इस कदर वो कहीं भी चले जाते हैं किसी से भी कुछ भी पूछने के लिए। तो उनका ये दृष्टिकोण था पत्रकारों के लिए। यहाँ पर चित्र भी देख लेते हैं, ये मियाँ नसरुद्दीन हैं, यहाँ पे लेखिका हैं, और यहाँ पर ये तंदूर, यहाँ पे तंदूर है जहाँ पर रोटियां बनाई जा रही हैं अनेक प्रकार की। तो आगे कहानी में आगे चल रहे हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो फिर वो कृष्ण सोबती से पूछते हैं कि भाई आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर भी आप बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो लेखिका पूछती हैं कि पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। तो लेखिका पूछती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको अलग अलग प्रकार की विभिन्न तरीके की जो रोटियाँ पकाने का जो हुनर है, जो शिक्षा है, वो कहाँ से आपको प्राप्त हुआ, कहाँ से आपको ये शिक्षा मिली। तो फिर मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी कि उनकी ओर देखा, फिर तरेर कर बोला, घूर कर, तरेर कर मैंने घूर करके बोले कि क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या, नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, या मीना साज के पास, या रफूगर रंग रेज के, या तेले और तबूली से सीखने जाएगा। तो जब कृष्ण सोबती ने मियाँ नसरुद्दीन से ये पूछने का प्रयास किया कि भाई आपको अनेक प्रकार की रोटियां बनाने का कौशल हुनर कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मियाँ नसरुद्दीन थोड़ा तरेर कर, थोड़ा गुस्से में, और कहा कि भाई नान भाई अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी नगीना साजो नगों को जड़ने का काम करते हैं उनके पास जाएगा, या दर्पण बनाने वाला जो आईना साज होता है क्या उसके पास जाएगा, या क्या सोने की कारीगरी करने वाले मीना साज के पास जाएगा, या कपड़ों पर धागे निकाल करके नए कपड़े बनाने वाले रफूगर, या कपड़ों को रंगने वाले रंगरेज, या तेल बनाने वाले तेले के पास, या तंबोली जो पान लगाने वाला होता है, बनाने वाला होता है, क्या उसके पास सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया आप साहब, या तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछे तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, मतलब यह कि हम घर से न निकलते कि पेशा कोई अख्तियार करेंगे। तो कृष्णा सोबती की पूछने के पश्चात
मियाँ नसरुद्दीन ने बताया कि हमने जो भी ये किस्म किस्म की रोटियां बनाने का हुनर प्राप्त किया, ये अपने ही ख़ानदान और अपने पिता के, यानी वालिद ने अपने पिता से ही उन्होंने सीखा, और इसके लिए उन्हें कहीं किसी अन्य के पास जाकर के सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और फिर वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा खानदानी पेशा है। इसलिए आगे वो कह रहे हैं कि बाप दादा का हुनर था वहीं उसने पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं की ठीक। तो लेखिका को फिर आगे बताते हैं कि ये तो हमारे पुराने पीढ़ी के बाप और दादा से ही चला आ रहा है ये हुनर, और उन्हीं से मैंने सीखा। और जब उनके पिता वालिद, यानी पिता मरहूम का मतलब स्वर्गीय, जो मतलब वो चले गए उठ जाने पर, यानी वो स्वर्ग हो चले गए, सिधार गए, तो फिर मैं उनकी जगह पर इस दुकान पर बैठ गया, उनकी जिम्मेदारियों को मैंने संभाल दिया। फिर लेखिका ने अचानक से पूछा, आपके वालिद? यानी कि लेखिका जानना चाहती थी कि आपके वालिद कौन थे। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। तो फिर जैसे ही हाँ, लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन से पूछा, तो वैसे ही थोड़े देर के लिए मियाँ नसरुद्दीन किसी ख्वाब में चले गए हैं और लगा गहरी सोच में हैं। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत साई नानबाई गडहिया वाले के नाम से। तो फिर मियाँ नसरुद्दीन आगे बताते हैं कि भाई मेरे जो वालिद थे, पिता, वो बहुत ही मशहूर थे नानबाई के रूप में। और उनका नाम भी बताया कि भाई वो मियाँ बरकत साई नानबाई गडहिया वाले के नाम से वो प्रसिद्ध थे। और फिर उनके भी वालिद, जो उनके दादाजी थे, वो हमारे जो दादा साहिब थे वो आला नानबाई मियाँ कलन के नाम से श्रेष्ठ थे, प्रसिद्ध थे। तो इन प्रसिद्ध नानबाई हैं जो उनके दादाजी थे, उनके पिताजी थे, उनसे मैंने ये सारी चीज़ें, ये इल्म पूरा मैंने सीखा। फिर लेखिका पूछती हैं कि आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो। फिर पूछते हैं कि भाई आपके दादाजी इतने श्रेष्ठ थे, आपके पिता इतने श्रेष्ठ नानबाई थे, तो इन दोनों ने आपको कुछ न कुछ कभी नसीहतें दी होंगी, कुछ शिक्षा दी होंगी, तो वो आप बता सकते हैं। तो फिर मियाँ कहते हैं कि नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, तो फिर नसरुद्दीन बताते हैं कि भाई नसीहत, शिक्षा किस बात की? जब तक हम कोई चीज़ करके नहीं सीखते हैं, जब तक हम कोई कार्य करते नहीं हैं, तो तब तक हमें वो शिक्षा कैसे प्राप्त होगी? वजह फरमाया है। लेखिका ने उनकी बात का समर्थन किया कि आप उचित कहते हैं, पर यह तो बताइए कि जब आप, हाँ, भट्टी की ओर इशारा किया कि इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पे कुछ तो कहा होगा। लेखिका ने फिर पूछा कि भाई मैं यही जानना चाहती हूँ कि जब आप इस भट्टी मतलब इस कार्य के लिए जब यहाँ पर आए होंगे, तो कुछ न कुछ आपको आपके पिता ने बताया होगा सीख के तौर पे, क्योंकि अनुभवी लोग कुछ न कुछ अपनी अ, शिक्षाएं देते हैं, अपना अनुभव दूसरे के साथ बांटते हैं। तो नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी से दो तीन कस खींची, यानी बीड़ी पी रहे थे। फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता ही देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कि कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है वे। कह जिम, बच्चा कहता है जिम। तो इस बीच उस्ताद जोर का हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। तो फिर नसरुद्दीन कहते हैं कि भाई अगर आपको कुछ जानना ही है तो ठीक है, मैं इस बारे में बता ही देता हूँ। और वो बताते हैं कि जब कोई बच्चा कहीं किसी शिक्षक के यहाँ पढ़ने जाता है, उसके साथ पढ़ने के लिए बैठता है, तो वो, हाँ, उसे छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे हमने अ से यहाँ तक
अ से शुरुआत करते हैं, ऐसे फारसी में या अलिफ बे जीम ये उनकी वर्णमाला है। तो वैसे ही हर बच्चे को भी छोटी छोटी चीज़ों से उसकी शुरुआत करनी पड़ती है, उसके बेसिक से उसे शुरुआत करनी पड़ती है। और फिर जब जो शिक्षक होते हैं उस्ताद, जब उसका आशीर्वाद हाथ सिर पर धरता है, उसका आशीर्वाद जब उसके शिष्य को मिलता है, तो जो शिष्य होते हैं वो धीरे धीरे उस शिक्षा को ग्रहण करके सीखता है और आगे बढ़ता है। समझे साहब? एक तो पढ़ाई ऐसी है और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली। तो तभी ये अधूरी बात करते हुए अचानक से मियाँ नसरुद्दीन ने सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? तभी मीर साहिब वहाँ से जो गुजर रहे थे, उन्होंने सिर हिलाया और कहा कि मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे आप। तभी इसके पश्चात लेखिका जो है वो मियाँ नसरुद्दीन से फिर पुनः पूछती है कि आप दूसरी पढ़ाई की बाबत यानी उसके संदर्भ में कुछ कह रहे थे ना। अब यहाँ पर फिर आगे कह रहे हैं कि इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सर हिलाया कि जैसे कि सुकरात हो। सुकरात कौन थे? एक दार्शनिक थे। तो जैसे कि कोई दार्शनिक हो, इस अंदाज में मियाँ नसरुद्दीन ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा, मदरसे मतलब जो हो पाठशाला जिसे कहते हैं, विद्यालय वही, तो मुसलमान पाठशाला को विद्यालय के मदरसा कहते हैं। तो ना कच्चे में बैठा, ना बैठा हुआ पक्के में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का यानी 3 कक्षाओं का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन इमरान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकाल लेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार साई नानबाई मियाँ कलन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या शाप ना था? लो साहिबो, अभी शाप हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। तो जब लेखिका ने मियाँ से फिर पूछा कि भाई आप दूसरी कक्षा की बात कर रहे हैं, तो फिर मियाँ नसरुद्दीन ने बताया कि भाई ऐसा तो नहीं होता है कि बच्चा प्री नर्सरी से में और फिर एलकेजी यूकेजी और फर्स्ट में ना बैठ करके, ना उसका अध्ययन करके, और सीधे थर्ड क्लास में बैठ करके और फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इस बारे में वो कह रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों का जवाब फिर वो लेखिका से पूछते हैं। तो फिर जब लेखिका की समझ में ये बात नहीं आ रही थी, तो इस पर वो लेखिका पर मियाँ नसरुद्दीन हंसते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते और भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? तो फिर उन्होंने लेखिका को समझाया कि भाई अगर मैं आज नानबाई के रूप में प्रसिद्ध हुआ हूँ, तो इसके लिए मुझे पहले बर्तन धोना पड़ा, फिर भट्टी बनाना पड़ा, भट्टी का बनाने का कार्य सीखना पड़ा, फिर भट्टी पर कैसे आँच दी जाती है, ये सब कुछ मुझे पहले इसकी शुरुआत में इन चीज़ों को सीखना पड़ा। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं कैसे नानबाई का हुनर सीख जाता सीधे सीधे। इनको ना करने से करने ना करके फिर मैं ऐसी नानबाई बन जाता क्या? तो फिर मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा बड़े अनुभवी अंदाज में उन्होंने फिर लेखिका से पूछा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तो उन्होंने यहाँ पर तालीम 2 बार आया, तो उन्होंने बताया कि भाई जो प्रशिक्षण होता है और जो शिक्षा होती है वो बड़ी चीज़ होती है, शिक्षण। तो प्रशिक्षण से ही शिक्षण प्राप्त होता है। जब तक हम
कोई शिक्षा हमें मिलती है, हम जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं उस चीज़ को, तो विदाउट प्रैक्टिकल हम कैसे कोई कौशल प्राप्त कर सकते हैं, कोई शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? तो ये संभव नहीं है। सिर हिलाया है साहब माना, तो फिर सिर हिला करके लेखिका से जैसे कि अपनी बात का समर्थन वो चाहते थे, इस अंदाज में वो पूछ रहे थे। अब आगे मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। फिर बताया, हमने न लगाया होता खोमचा, खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। फिर उन्होंने बड़े जोश जोश के अंदाज में फिर बताया कि यदि मैं यहाँ पर खाने की जो अनेक वस्तुएं बेचने के लिए जो थाल होती है, परात होती है, अगर मैं इसको नहीं यहाँ पर लगाता या यहाँ पर मैं नहीं ऐसा करता, तो मैं कैसे यहाँ पर नान भाई के रूप में यहाँ पर बैठ पाता दुकान में। तो शुरुआत मुझे इस तरीके से करनी पड़ी। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख ही मोड़ दिया। फिर लेखिका ने पूछा, आपने खानदानी नान बाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नान बाई हैं? फिर मियाँ ने मुझे घूरा, बहुत तेरे हैं, यानी बहुत से हैं, पर खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। तो यहाँ पर फिर मियाँ नसरुद्दीन को जब लेखिका ने पूछा कि भाई यहाँ पर इस मोहल्ले में आपकी जैसे कोई और भी नान भाई हैं, तो मियाँ ने बताया कि ऐसे तो बहुत सारे ख़ानदानी नहीं नान भाई हैं, लेकिन वो एक ख़ानदानी नहीं हैं मेरी तरह, कि जिन्होंने अपने बाप दादा से ये सब चीज़ सीखा। और फिर मियाँ नसरुद्दीन ने बताया कि भाई मेरे जो जो बुज़ुर्ग थे वो बादशाह सलामत के यहाँ उनकी रसोई में कार्य करते थे और उनके नान भाई थे। और एक बार की बात भी वो लेखिका से शेयर करते हैं कि एक बार हमारे बुजुर्ग से बादशाह सलामत ने कोई नई चीज़ खिलाने के लिए कहा था। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने उनके हुक्म का माना और पूछा कि भाई क्या आप हुक्म कीजिए, क्या क्या कौन सी चीज़ बनानी है। तो बादशाह ने उनसे ऐसी चीज़ बनाने के लिए कहा, ऐसी रेसिपी बनाने के लिए कहा कि जो तो ना आग से पके और ना ही पानी में बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? तभी लेखिका ने उनसे प्रश्न किया कि ऐसा हुआ जैसा बादशाह ने उनसे बनाने के लिए ऐसी चीज़ बनाने के लिए कहा, तो क्या ऐसी चीज़ बनी? तो फिर मियाँ नसरुद्दीन बताते हैं कि क्यों नहीं बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। तो बताते हैं कि ऐसी चीज़ मेरे बुज़ुर्गों का ऐसा हुनर था कि उन्होंने ऐसी बादशाह की जो ये ख्वाहिश थी, फरमाइश थी, उसको पूरा किया और बादशाह ने इस पर उन्हें बहुत सराहा, उनकी बहुत प्रशंसा करी, तारीफ़ करी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया लाया जाता है, बेसब्री से पूछा। अब लेखिका और ज़्यादा उत्सुक हो रही थी, तो उन्होंने बेसब्री से बिना इंतजार किए फिर पूछ डाला, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज़ होगी? फिर पूछा कि भाई ऐसी कौन सा पकवान था, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो न तो आग में पकी और न पानी में, और फिर राजा ने भी उसको खूब सराहा, कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन शायद बड़ी रुखाई से बोले, यह हम नहीं बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि ना, खानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गड़ी हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। तो मियाँ नसरुद्दीन से जब इस बारे में पूछा कि भाई ये कौन सी रेसिपी थी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और फिर आगे मज़ा लेने के लिए टोका। फिर लेखिका ने एकाएक पूछ डाला कि कहावत यह सच्ची भी है कि
यानी लेखिका को भी ऐसा लगा कि भाई ये जो कहावत है कि खानदानी नाम कुएं में भी रोटी पका सकता है, कि ये ऐसी झूठी कहावत तो नहीं, क्या इसमें सत्यता है। तो फिर मियाँ ने तरेरा फिर घूर करके कहा कि और क्या झूठी है, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी, क्या पकती देखी है कभी, रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। फिर लिखेगा कि इस बात से थोड़ा मियाँ नसरुद्दीन गुस्से हो गए और उन्होंने बताया कि भाई इसमें कोई बात झूठ हो सकती है क्या। फिर मुझे सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं आप, उचित ही कहते हैं। फिर आगे, इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। तो यहाँ पे लौंडिया एक लड़कियों के लिए कहा जाता है, लड़की, और रुमाली एक प्रकार की रोटी का प्रकार है। तो बीच में उनके आने पर ये संवाद थोड़ा सा लेखिका और नसरुद्दीन के बीच का जो संवाद है वो थोड़ा सा रुक गया और फिर पुनः प्रारंभ होता है। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, यानी कि लेखिका फिर पूछते हैं कि भी अब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और उसमें आपको जो भी मतलब थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, यानी आपको बताना पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, शो कुछ फुर्ती पा गए, पूछे, अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो नहीं ले लेंगे, उसमें भी क्या देर, 70 के हो चुके हैं। तो मियाँ नसरुद्दीन ने बताया कि भाई ठीक है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, यानी कि उन्होंने खुद बताया कि मेरी इस समय 70 साल की उम्र हो चुकी है, और फिर अपने आप में ही वो सोच रहे हैं कि जो उनके वालिद मरहूम जो कूच कर गए हैं, यानी उनके पिता जब मर गए तो उस समय वो 80 वर्ष के थे, और फिर वो आगे सोच रहे हैं कि हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले, यानी कि अब पिता 80 साल की उम्र में गुजरे तो हो सकता है कि इतनी उम्र तक वो पहुंच पाते हैं कि या नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। तभी इस मंजूमन पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। अब इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह पाई और मैंने फिर यही जानना चाहा। अब मैंने पूछा कि अभी यही जानना चाहते हैं कि आपके जो बुजुर्ग थे वो शाही यानी राजा के यहाँ जो उनकी रसोई है उनमें काम तो उन्होंने किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना। यानी कि मियाँ नसरुद्दीन इस तरीके से लेखिका को इस बात के लिए टोका क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था कि उनके बुजुर्ग जो थे वो शाही बादशाह सलामत के यहाँ वो विशेष प्रकार की जो पकवान थे वो बनाने के लिए फेमस थे। हो तो चुकी शायद, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अब लेखिका की उत्सुकता और बढ़ी और अभी तक उन्हें ये पता नहीं था कि आखिर कौन से ऐसे बादशाह थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर वो बादशाह कौन थे, उनका नाम वो जानना चाहती थी। तो उन्होंने पूछ डाला कि इस बारे में तो बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे ये पता नहीं चला कि दिल्ली के किस बादशाह की यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। तो फिर मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं, हाजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो, यानी कि आप इस बात के लिए बहुत गहन विचार क्यों कर रहे हैं। बाल की खाल यहाँ पे मुहावरा है कि बिल्कुल बहुत ही बारीकी से किसी बात को बात पर विचार करना। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे तो क्या काफ़ी नहीं है, यानी इतना काफ़ी नहीं है कि वो बादशाह के यहाँ काम करते थे, इस बारे में मैंने इतनी जानकारी दी थी, ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। हम खिसियानी हंसे हंसे, मुझे थोड़ा सी शर्म महसूस हुई और मैं मुस्कुराई। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते, यानी कि यदि मुझे नाम बता देते तो मैं थोड़ा सा उस दौर का उस काल का मुझे पता लग जाता कि किस किस दौर में वो राजा वहाँ थे और आपके बुजुर्ग किस दौर में वहाँ काम करते थे। बक्से मिला लेते खूब,
पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। तो जैसे ही मियाँ नसरुद्दीन ने सुना कि लेखिका कह रहे हैं कि नाम बताइए उन्हें वक्त से मिला लेते, तो लेखिका पर वे हंस पड़े। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया आज तक? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही नाम, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँपना, जहाँपना माने राजा। बादशाह सलामत ही ना? कौन से बहादुर शाह जब्बर की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाकखानों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है? तो मियाँ नसरुद्दीन से जब लेखिका ने पूछा तो इस पर उन्होंने बताया कि दिल्ली का जो बादशाह था उसके बारे में उन्होंने बताया कि वही बादशाह ना, और बहादुर शाह जो जफ़र थे उस समय दिल्ली के बादशाह वही थे। तो उन्होंने बताया कि समझ लो यही वो बादशाह थे, और उन्हीं के यहाँ उनके बुजुर्ग उनके यहाँ रसोई का कार्य करते थे। तो यहाँ पे चिट्ठी रुक्का का मतलब है, रुक्का माने संदेश, ठीक है। तो आप बादशाह का नाम जानना चाहते तो समझ लो कि यही नाम है, और आपने कौन सा बादशाह के नाम पे कोई चिट्ठी और संदेश भेजना है। तो जिसके लिए आप बिल्कुल ही ये जानना चाह रहे हैं कि बिल्कुल बादशाह का नाम और पूरा पता जानना चाह रहे हैं। इस तरीके से मियाँ नसरुद्दीन लेखिका के साथ बात करते हुए फिर आगे, हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। तो बिटर बिटर का मतलब एक टक लगाते हुए मियाँ नसरुद्दीन